असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ के ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मैं जोगिंदर मेहरा अपने परिवार लर्न विद बिलीवर्स पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको हिंदी का सिलेबस कराऊंगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग होगा। दोस्तों, हिंदी का मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। आप जो है पैड में भी नहीं पढ़ोगे, इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? एक वर्ण जो है वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि यह टॉपिक जो है आपके कांस्टेबल में नहीं, आपके चाहे यूपी एसआई, यूपी पीसीएस, किसी भी भर्ती में जिसमें भी आपके जो है हिंदी वर्णमाला पूछी जाती है, उसके रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो वर्ण क्या है? किसी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अगर मौखिक इकाई की बात करें, जो मौखिक इकाई है वो आपकी क्या है? वो आपकी ध्वनि है। क्या होगी? ध्वनि। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। ठीक है, इससे आगे और बात करते हैं। देखो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला। ठीक है, तो वर्ण जो माला है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। ठीक है, आप शॉर्ट तरीके से आप जो है इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको किताबी भाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम। जैसे आपने ए लिखा, उसके बाद आ, उसके बाद ई, फिर ई। ठीक है, अगर मैं इसे आगे पीछे लिख दूं, इनका जो है क्रम सही नहीं होगा। इसीलिए जो है व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद है। एक तो है आपका स्वर, एक है व्यंजन। स्वरों की जो संख्या होती है वे 11 है, और जो व्यंजन है इनकी संख्या होती है 33। ठीक है, और आगे बात करते हैं। जो स्वर के भेद है वे कितने? 3 हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर। उसके बाद व्यंजन जो है, इसके भेद क्या है? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ, उष्मेय और उत्क्षिप। अगर इनकी परिभाषा की बात करते हैं, स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। परिभाषा लिख सकते हैं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, मैं आपको जो है पहले स्वर के बारे में बताऊंगा क्या है। अभी आपको संख्या बताई कितनी है इनकी? 11 है। जैसे ए, आ, ई, ऊ। फिर इसके बाद री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये 11 आपके स्वर हुए। और इसमें जो है आपको पता होगा ह्रस्व स्वर जो है, और अभी आपने पढ़ा दीर्घ स्वर। ये 3 प्रकार के भेद होते हैं, और एक होगा आपका प्लुत स्वर। ठीक है, अब इनके कुछ अन्य नाम और भी है। जैसे ह्रस्व स्वर को आप जो है लघु स्वर भी कहा जाता है, और आप जो है लघु स्वर को और एक मात्रिक भी कह सकते हैं। एक मात्रिक। ठीक है, या फिर मूल स्वर भी नहीं कहा जाता है। मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। और दीर्घ स्वर को जो है आप संयुक्त स्वर भी कह सकते हो। संयुक्त स्वर, या फिर आप जो है
संधि स्वर भी कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब ये जो 4 है कौन कौन से है? ए, ई, उ और री। ठीक है, इसके बाद 7 कौन कौन से आए? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये आपके कितने हुए? 11। अच्छा, प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? यहां से भी एक सवाल बन सकता है। एक तो जो आपको ध्यान रखना है, इसका एक चिन्ह होता है। प्लुत स्वर का क्या है? एक चिन्ह है एस आकार का। और परिभाषा अगर क्या कहोगे? किसी पात्र को बुलाने के लिए, दूर किसी पात्र को बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ठीक है, तो आप इसे क्या पढ़ोगे? ओम। ठीक है, जैसे राम। ठीक है, अच्छा, ये भी कह सकते हैं। देखो, एक मात्रिक, इसे दो मात्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 मात्रा होती है। या फिर इनकी अगर दूसरी परिभाषा की बात करें, क्या हो सकती है? परिभाषा मैंने आपको अभी नहीं बताई, अब देखो। हर्ष स्वर या लघु स्वर। लघु का मतलब कम, एक मात्रिक का मतलब एक मात्रा। जिनके उच्चारण में, यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता हो। कितना? 1 सेकंड का। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है, उसे लघु या एक मात्रिक या मूल स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों या वर्णों के उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगता है, उसे हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में 3 सेकंड का समय लगता हो। ठीक है, या लघु स्वर के मुकाबले दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है, और प्लुत स्वर में दीर्घ के मुकाबले अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया। और आगे सवाल क्या बन सकता है, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे और सवाल क्या बनेगा? जीभ के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, ये भी आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे अग्र भाग से, दूसरा मध्य भाग से और पश्च भाग से। ठीक है, पश्च भाग से। जीभ के अगले हिस्से से कौन से स्वर बोले जाते हैं, मध्य से कौन से बोले जाते हैं, और पश्च से कौन से बोले जाते हैं। आपको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। तरीका क्या है? आपको जो है अग्रीय पढ़ना। क्या पढ़ना? अग्रीय, क्योंकि इसमें जो है आपका ई, ए और ऐ आएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो आपके क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। और आपका इसमें क्या आएगा? आ। यानी क्या आएगा? आ। और पश्च भाग से आपका देखो, जो इसमें नहीं आया वो आएगा। जैसे कि ओ, औ, ठीक है, और ए। ये आपका कहीं आएगा पश्च भाग से, जो जीभ के पश्च भाग से स्वर बोले जाते हैं। आपको याद कैसे रखना? देखो, आपको इसे पढ़ना है अग्र ये, इसी में शब्द जुड़ जाएगा अग्र ये। अगर नहीं पढ़ना, आपको अग्र नहीं पढ़ना, क्या पढ़ोगे? अग्र ये, तो ई और ए, फिर इसके बाद आ, और बाकी जो है इसमें पच भाग में आ जाएगी। इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपको स्वर से? जीभ के आधार पर अब है आपका मुंह खुलने के आधार पर स्वर। ठीक है, ये आपके कितने होते हैं? 4। स्यवरंत और अर्ध स्यवरंत, और फिर इसके बाद विवरंत
और चौथा क्या है, अर्ध विवरंत। ठीक है, देखो आप कैसे याद रखोगे, इसमें क्या आएगा आपका ओ ए। ठीक है, इसमें आपका आएगा ऊ और ई और ई। देखो आपको याद कैसे रखना है, याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको जो सैवरंत है ना, आपको से क्या पढ़ना है, सुई। क्या पढ़ना है, सुई। तो यही आपकी ट्रिक है, सुई। जब आपको अर्ध सुई लगेगी, जब आपको आधी सुई लगेगी तो आप क्या कहोगे, ओए। ठीक है, क्या कहोगे, ओए। तो ओ और ए। और जब पूरी सुई लग जाएगी तो आप क्या कहोगे, उई उई। तो ऊ और ई, ऊ और ई। ठीक है, तो इसके बाद विवरंत में आपका आएगा ए, और क्या बचा, और बाकी यहां पर आएगा, जैसे औ। ठीक है, ए और आ। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। देखो वर्णमाला में आपको जो एक दृष्टि में पूरा खोल के रख दिया, क्या है, देखो स्वर में भी आपको बताया कितने हैं, 11 है। इनकी परिभाषा बताइए आपको। व्यंजन कितने हैं, 33, और इसकी परिभाषा में भी आपको बता चुका। अच्छा, अयोग वाक्य कितने हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, एक तो अंग और अह। अंग और अह ये 2 होते हैं। आगे इसके बारे में और बात करेंगे। स्पर्शी जो व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी होती है, 25। स्पर्श का मतलब जो हमारे स्वतंत्र है ना, स्वर तंत्र, ये 5 है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठ। उन्हें स्पर्श करते हुए जो भी वर्ण बोले जाते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त जो जुड़े हुए हो, इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, और जो द्वित है ये भी 2 है। ये कौन कौन से है, डे और ढे। ठीक है, डे और ढे। स्पर्शी और वर्गीय ये एक ही बात है, 25 होते हैं। इसके बाद अंतस्थ, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4। अंतस्थ में यह रह ले आते हैं, और उसमें ये भी इनकी भी संख्या कितनी है, 4। ये से और है, ये आते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं, इसे बाद में पढ़ेंगे। और देखो ये यहाँ पे जो मैं अभी अयोगवाद छोड़कर, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ क्या है। तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। एक तो अंग और अह, लेकिन इन्हें अलग अलग रखा जाए तो उन्हें क्या कहेगा, कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अनुस्वर। अनुस्वर। और इसे क्या कहा जाएगा, विसर्ग। क्या बोला जाएगा, विसर्ग। ठीक है, अगर अयोगवाद की परिभाषा पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे, देखो ए का मतलब हिंदी में होता है नहीं, योग का मतलब योग, और वाह का मतलब वहन। यानी कि वे वर्ण जिनका वहन नहीं किया जा सकता, या आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वे वर्ण जिनका वहन नहीं किया जा सकता, या वे वर्ण न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग व्यंजन और स्वर दोनों में किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम अयोगवा कहते हैं। हिंदी मात्रा है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदी में कितनी मात्रा है, आप कहोगे कि 11 स्वर है तो 11 मात्रा होनी चाहिए, नहीं, कितनी मात्रा है, 10। क्योंकि जो ए है ना आपका, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, इसलिए 10 मात्रा है। वर्णमाला में स्त्रीलिंग, देखो वर्णमाला में आपने अभी पढ़ा, कितने वर्णमाला में कितने होते हैं, टोटल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है, 52। लेकिन इसमें स्त्रीलिंग कितने हैं, इसमें स्त्रीलिंग है आपके 3। एक तो है ई और री। री आप गलती कर सकते हो, री याद रखना आपको, री क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जातीय स्वर और विजातीय स्वर, जो आपने अभी दीर्घ स्वर पढ़े ना, दीर्घ स्वर, तो ये 3 होते हैं। वैसे टोटल दीर्घ स्वर कितने हो, 7। उनमें जो है सजातीय कितने हैं, 3। कौन कौन से, आ और ई और ऊ। ठीक है, अब ये सजातीय इसलिए हो क्योंकि ये एक जैसी जाति के वर्णों से बने हैं। जैसे ये किस किस के द्वारा बना है, ए प्लस ए। ये किसके द्वारा बना है, ई प्लस ई, और ये ऊ प्लस ऊ। ठीक है, और विजातीय इसलिए कहा, इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से है, ये आपके ए आई ओ औ। ठीक है, ये कौन कौन से है, ए आई ओ औ। अच्छा, विजातीय इसलिए कहा क्योंकि ए प्लस
ई के द्वारा बना है, ठीक है। और ये जो है ए प्लस ए के द्वारा बना है, और ये ए प्लस ऊ के द्वारा बना है, और ये आपका ए प्लस ओ के द्वारा बना है, ठीक है। ये अलग अलग वर्णों से बने हैं, इसीलिए इन्हें विजातीय कहा जाता है, ठीक है। और क्या सवाल बन सकता है? द्विगुणी या उत्क्षिप्त या संकर, ठीक है। देखो ये संख्या में कितने होते हैं? 2, डे और डे, मैं आपको पीछे भी बता चुका। अच्छा, द्विगुण यानी कि इसमें 2 गुण होते हैं, 2 भाषा के गुण होते हैं। देखो आप जो है ऐसे, आप हिंदी वर्णमाला में ऐसे पढ़ते हो डे, और ये डे, डे और डे, लेकिन इसमें नीचे बिंदी लगती है, सारी ये अलग भाषा के शब्द हो जा, कौन सी? अरबी या फारसी। इसीलिए इसमें 2 गुण हो गए, हिंदी और फारसी के, इसलिए इसे क्या कहा? द्विगुणी। उत्क्षिप्त का मतलब है उत्पन्न हुआ, 2 भाषाओं से उत्पन्न हुए, इसीलिए उत्क्षिप्त कहा जाता है। संकर का मतलब होता है हिंदी में 2 भाषा के अलग अलग वर्ण जब एक हो जाते हैं, उन्हें संकर वर्ण कहा जाता है, ठीक है। पंचमाक्षर का मतलब है ये 5 हैं, ये नाक के ध्वनि के द्वारा बोले जाते हैं। वर्ण कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका है अना, ठीक है, अना, और फिर आपका अइया, और फिर आपका अणे, फिर न और मैं, ठीक है। ये आपके क्या है? पंचमाक्षर है या नासिक है, या अनुनासिक भी कहा जाता है, अनुनासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो उच्चारण है नाक के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? यह और वह, ये अर्धस्वर कहे जाते हैं। अच्छा, हलंत, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। हलंत क्या? देखो, जब कोई वर्ण बिना स्वर के दिखाया जाता है, जैसे कि देखो अब इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, यानी कि ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, यही आपके पेपर में पूछा जाता है। जो स्वर सहित है तो उसमें हलंत नहीं लगेगा, और जो स्वर रहित है जिसमें स्वर है नहीं, वो क्या होगा? आपका हलंत से दर्शाया जाएगा। आप समझ गए होंगे कि हलंत क्या है, ठीक है। अच्छा, लुंठित या कंपन जात कौन कौन सा है? देखो, आपका जो र है इसे लुंठित कहा जाता है, और जो पार्श्विक है इसमें आपका लय आता है, ठीक है। और बात करते आगे, क्या सवाल बन सकता है आपके पेपर में? अच्छा, एक ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, देवनागरी लिपि किस भाषा का परिष्कृत रूप है? यानी कि जो देवनागरी लिपि है यह कहाँ से आई है? तो यह ब्राह्मी लिपि से आई है, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से। और एक सवाल ये पूछा जाता है, जो देखो भारत की जो भाषा है हिंदी, इसकी लिपि है देवनागरी। देवनागरी का जो है जन्म कहाँ से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। ये कैसे लिखी जाती है? यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। अच्छा, एक सवाल है, ये यहाँ से देखो, ये एसआई में बहुत पूछा जाता है, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ठीक है। ये कांस्टेबल में पूछे जाने लगे। अब देखो, आप ये है अल्प प्राण, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, अल्प प्राण। आपको मैं बहुत बेहतरीन जो है इसकी परिभाषा बताने वाला हूँ, बस आपको जो है मेरे साथ बने रहना है। अल्प का मतलब है कम, अल्प का मतलब क्या है? कम। और प्राण का मतलब, कहते नहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि वायु निकल गई, तो प्राण का मतलब है वायु। और महा का मतलब क्या है? अधिक है, महा का मतलब अधिक, और प्राण का मतलब वायु, ठीक है। और सघोष, घोष यानी कि क्या हो रहा? उनमें घर्षण हो रहा, तो हम कहेंगे स्वर तंत्र, स्वर तंत्रीय, यानी कि जो हम उच्चारण करते हैं ये 5 क्या होते हैं? स्वर तंत्रीय। कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? कंठ, तालु, मूर्धा, होठ और दांत, ठीक है, ये 5 होते हैं। अब कंपन देखो, अब परिभाषा समझना चाहिए। अल्प प्राण की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रीय में कंपन नहीं होता,
और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है। ठीक है, चारों परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक और बात ध्यान रखना, जहाँ से आपको पेपर में सवाल पूछा जाता है। देखो, अगर हम गिनती पढ़े तो गिनती में सबसे पहले क्या आएगा? एक। गिनती अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? एक। अगर हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? ए। तो हम ए जहां भी दिखाई दे उस हम नंबर कितना देंगे? 1 नंबर देंगे। ठीक है, और 1 के बाद 3 और 5 और यहाँ पर कितना? 2। बस आपको ये रखना, अघोष को 2 और 1, अल्प प्राण को 135। बस ये माइंड में बैठा लो और आपका देखना सवाल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी आगे बात करेंगे इन पे। ठीक है, सवाल भी दिखाऊंगा आपको करके, और पीछे और चलते हैं। अच्छा, अब देखो, पहले बात करते हैं हम इसमें कंठ तालु। देखो, आपके महाप्राण और अल्पप्राणी में क्लियर करता हूं थोड़ा सा, और इसमें जो है आपकी जो देवनागरी माला है इसमें एक बार और थोड़ा रिवीजन करते हैं। स्वर में अभी बताया आपको कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 है। और ये आपके सामने ए आई सब लिखे हुए हैं। इसके बाद जो अनुस्वर है, क्या? अनुस्वर अभी बताया मैं आपको, अंग और विसर्ग ए है। ठीक है, और स्पर्श इनकी संख्या में अभी बताइए आपको कितनी है? 25 है। आपको कैसे याद रखना है? ये कैसे याद रखोगे आप? कचट तप से, कै चे टे ते पे, कचट तप आपकी पूरी वर्णमाला याद होगी अगर आपने कचट तप याद रख लिया। कचट तप, तो कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, ऐसे याद रखना। अब ये कितने हैं? 25 है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब मैं अभी बताया आपको, अगर आपके याद है तो, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, तो 1 3 और 5। अब 1 वाले जितने भी है, ट्रिक समझ में आएगी। अब आपके क्या है? 135। 1 वाले जितने भी है और 3 वाले जितने भी है और 5 वाले, ये सभी कहीं आएंगे अल्प प्राण में। सवाल डायरेक्ट यहाँ से ही पूछा जाता है। आपको दिया है इनमें से कोई भी वर्ण दे दिया जाएगा और कहेगा निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। अगर आपको याद है तो सही करोगे, अन्य गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अल्प के साथ क्या आता है? महाप्राण, महाप्राण। अब एक बात बताओ, जब 1 3 5 हमने अल्प प्राण को दिया तो कितना बचा? 2 वाले और 4 वाले, तो ये क्या कहीं आएगा आपके? 2 और 4 महाप्राण। आपको याद हो गया होगा। बस आपको एक संख्या याद रखनी, 135, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अच्छा, और हमने क्या बात करी थी अभी? सघोष और अघोष की। ठीक है, सघोष, सघोष ये साथ दिखाई नहीं देगा आपको, मैं कलर ये ले रहा, रेडी। सघोष, सघोष का दूसरा नाम घोष भी है। ठीक है, घोष भी लिखा मिल सकता है आपको। और अघोष, अघोष। देखो, जहां पे मैंने बताता है ए, वहां पे क्या देना आपको? 1। और अल्प बड़ा है, बड़ी संख्या, और घोष छोटा है तो छोटी संख्या 12। यानी कि 1 वाले, 1 वाले और 2 वाले जितने भी है वर्ण, 1 वाले और 2 वाले जितने भी व्यंजन हैं, ये सभी कहीं आएंगे? आपके अघोष में आएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं ये आपके कहीं आएंगे? सघोष में आएंगे। आपके याद हो गए होंगे। ठीक है, तो हम इसमें संख्या क्या देंगे? 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और याद रखना, आपको यहाँ से जो है पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन है कि जो स्वर है, देखो आप व्यंजन तो समझ गए कौन सा कहाँ आता है, लेकिन स्वर आपको पूछ सकता है। सभी स्वर कहीं आते हैं? सभी जो आपके स्वर है वे कहाँ आते हैं? अल्प प्राण में। आपके अंतस्थ कहाँ आते हैं? अंतस्थ, देखो अंतस्थ ये होते हैं। अंतस्थ मैं पहले बता आपको, ये रे ले वे, ये अंतस्थ होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। तो अंतस्थ भी कहाँ आते हैं आपके? अंतस्थ भी आपके अल्प प्राण में आएंगे। महाप्राण में फिर क्या आएगा आपके? उसमें,
उसमें इनकी संख्या की आप कितनी बताई मैंने आपको 4। देखो उसमें ये है, उसमें से तीनों से और है, ये कई माप के आएंगे महाप्राण। इसी प्रकार यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो आपके ये है सघोष, ठीक है, आपके सघोष में क्या आएगा, सभी स्वर और अंतस्थ, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो है उसमें सभी नहीं आते, इसमें केवल तीनों से आएंगे, ठीक है, से और से, इसमें आ नहीं आता, ठीक है। यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। अल्पप्राण महाप्राण, ये थोड़ा टॉपिक डीपली से था, आपको मैं बहुत जो है समझाने की कोशिश करी, ट्रिक्स अगर आपके याद हुए हैं तो ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करना। और इसमें आगे बात करते हैं, देखो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार सवाल पूछता है, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है कि जो संयुक्त वर्ण है, ये तो मैं अब आपको बता ही दिया कि संयुक्त जो व्यंजन है वे 4 है, कौन कौन से है, अक्षय, त्रय, अज्ञय और सरय, ठीक है। अब ये पूछा जाता है इनका जो मेल है, संयुक्त है, ये किस किस के द्वारा है, तो जो अक्षय है ये अदक है और पूरा से, जो त्रय है अदत है और रय के द्वारा बने हुए हैं। इसी प्रकार ये अदज है और अय है, सरय अदस है और रय, ये भी नोट कर अपने पास रखना, ठीक है। और आगे बात करते हैं, एक सवाल और बचेगा आपका, जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से भी बहुत पेपर में जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। ये कंठ से, देखो पहले आपको याद रखना है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और फिर होठ, या उल्टे चलो, होठ फिर अंदर जाओ, दांत फिर और अंदर जाओ, मुर्दा यानी के बीच में फिर और अंदर जाओ, तालु फिर कंठ, ठीक है। जैसे देखो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। अच्छा देखो मैं से मध्य, भाई 2 तो ये हो गए और 2 ते हो गए, मैं से मध्य और मैं से मुर्दा, बीच ऊपर से चलो तब भी मुर्दा बीच में आएगा, नीचे से चलो, याद रखना थोड़ा सा तरीका बता, मैं से मध्य मैं से मुर्दा। देखो ये वे है, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं ना तो इनके बगैर नहीं कर सकते, यानी कि दंत के द्वारा। अगर मैं तय को देखो, तय थे दे, जीभ जो स्पर्श करेगी तय के साथ करेगी, ठीक है, तय थे दे, जीभ कहीं में करेगी, दांत के साथ स्पर्श करेगी। ओष्ठ में क्या होगा, जब इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी होठ या होठ से ही ये बोले जाएगी, ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे पे, फे, बे, बे, में, बिना ओठ के आप बोल नहीं सकते। तो इसी प्रकार ये जो है, जैसे कै खे गया, ये कंठ से बोलेंगे, कंठ से, अगर इनका सही आप उच्चारण करोगे, ठीक है, तो कंठ से बोलेंगे। तालु से च वर्ग वाले, मैं आपको पहले बताया था, कचट तप, कचट तप, कचट और तप। अब ये तो आपके याद हुए, कचट तप, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत है, ओष्ठ। अब आपको कहाँ कंफ्यूज कर सकता है, देखो ए और आ और है और अह, ये आपके चारों के चारों कंठ में बोले जाते हैं। अच्छा ई और ई, ये और से, अगर हम इनका उच्चारण करेंगे तो तालु से करना होगा आपको, ठीक है। फिर री का ऋषि और रे और से, ये आपके जो है मुर्दा के द्वारा उच्चारण होता है। अच्छा दंते, लरे, ले और से, दंते के द्वारा उच्चारण होता है। इसी प्रकार जो ओष्ठ के द्वारा है ऊ और बड़ा ऊ, ये भी कई के द्वारा है, ओष्ठ के। अब यहां से एक सवाल आता है, कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु दोनों के दोनों, कंठ और तालु ये दोनों के दोनों। देखो मैं आपको अगर याद हो अभी बता, ए आपका कहीं से बनेगा, ए प्लस ई, बता नहीं, तो जब आपका कंठ और तालु दोनों एक जगह, तो इसका मतलब ये कंठ तालु से बोलेंगे, ठीक है। अच्छा कंठ और ओष्ठ, ऊ से, ऊ और ऊ, यानी कि जो ओष्ठ वाले है ये कंठ की साथ अगर मिल जाए, यानी कि ए और प्लस ओ, क्या बनता है इससे, ओ, पता नहीं, तो ओ और औ ये आपके कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं जो है आपको प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है वे दिखाता हूँ, ठीक है, आप जो है अपना आप कर सकते हो। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से, मैं अभी बता आपको क्या, व्यंजन, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जा उन्हें व्यंजन कहा जाता है, और जो स्वतंत्र बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है,
और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ध्वनि कहलाती है। हाँ ठीक है, समझा नहीं अभी आपको, आगे चलते हैं। व्यंजन को स्वर सहित लिखने के लिए अभी बताया मैंने, देखो हलंत है, अभी समझाया था नहीं, हलंत है। अगर ये कै, अगर मैं इसमें जो है ए हटा दूं तो इसमें क्या है, स्वर नहीं है। क्या है, स्वर नहीं है, इसमें स्वर है। और इसे क्या कहेंगे, स्वर रहित, और इसे क्या कहेंगे, स्वर सहित। ठीक है, स्वर सहित। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हो, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, यानी कि किसका प्रयोग करते हैं हम, हलंत का। ये हलंत का ही तो चिन्ह है, तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक, मैंने बताया अभी, नासिका के द्वारा कौन कौन से बोले जाते हैं, आपका अंग और अय, अणे, न और मैं, ये आपके जो है नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, अणे। ठीक है, और जैसे बात करते हैं स्वर सहित। स्वर सहित व्यंजन, जब स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलते हैं तो क्या होगा, जब ये दो मिलते हैं तो संयुक्त होगा, नहीं तो संयुक्त अक्षर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि है। कंठ, भाई कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ। तो कंठ क्या वर्ग वाले, कंठ और तालु, ठीक है, तालु ये क्या वर्ग वाले, कचट चा वर्ग वाले, और मूर्धा ये आपके ट वर्ग वाले, और दंत तय वर्ग वाले, और ओष्ठ्य या ओष्ठ ये आपके जो है कौन से हुए, पै वर्ग वाले। ठीक है, तो आपसे पूछा है तालव्य, और मैं अभी बताया जो कंठ के साथ है, कंठ में जो है आपका ए, आ, है और अ है, और तालु में आपका ये, से, ठीक है, ई और ई भी आता है। ठीक है, और इसमें आपका ये रीगा ऋषि और से और रे, इसमें आपका क्या आता है, दंते से। ठीक है, और इसमें आपका ऊ और ऊ आता है। ठीक, अगर इन दोनों को मिलाए आपका ए और आई, इसको और इसको एक साथ मिलाए तो आपका ओ और औ। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा तालव्य में, ये आंसर होगा आपका। ये मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, 2018 में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष, अभी बता, छोटा है तो 12 संख्या दे दो। अगर ये होता अल्प प्राण, शब्द बड़ा है, बड़ी संख्या 135, बता नहीं अभी, तो कौन कौन सा है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष में आता है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए। अभी बता, व्यंजन है, ये सवाल दोबारा रिपीट हो गया। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित अर्थ सहित तो हलंत हटा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बता, ये क्या है, स्वर नहीं है इसमें, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, स्वर रहित है, तो इसे हलंत से प्रदर्शित करते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है या उपयोग हुआ है। देखो, जो क्रिया है ये जो है ना, इसमें रे पूरा है और क्या है आपका आधा है। जो वर्षा है इसमें जो ऊपर रे लगा हुआ है इसे कहा जाता है रेप की मात्रा। क्या कहा जाता है, रेप की मात्रा। लेकिन यहाँ जो रे है आधा है, यहाँ पे जो नीचे लगा हुआ है पूरा रे है, क्या आधा है, यहाँ पर रे आधा है। अच्छा, इसमें ऊ की मात्रा है, और देखो ये जब नीचे लगेगा ना ये री की मात्रा होगी, जैसे कृपया। ठीक है, ये कहीं की मात्रा है, री की। वो यही पूछ रहा, री की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप जो है हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, हम आपके लिए पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री
बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, आपको जो है फ्री में कराएंगे पैड से अच्छा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।